ठीक है, तो थेरानॉस्टिक्स क्या है? थेरानॉस्टिक्स इज़ बेसिकली कोई भी रेडियो न्यूक्लियोटाइड या रेडियो फार्मास्यूटिकल की स्टडी आइदर टू डायग्नोज और टू थेरेपेटिक। ठीक है, सो न्यूक्लियर मेडिसिन क्या है? इट इज द स्पेशलिटी दैट यूजेस रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स। तो जब हमको क्वेश्चन आया था इस पे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पे, तो हम लोग ये रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स लिखेंगे। दैट न्यूक्लियर मेडिसिन इज अ मेडिकल स्पेशलिटी दैट यूजेस रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स टू असेस बॉडी फंक्शंस, तो डायग्नोज एंड ट्रीट दोनों। ठीक है, तो फर्क क्या है? डायग्नोस्टिक में क्या करते हैं? नैनोमोलर कॉन्सेंट्रेशंस यूज करते हैं। थेरेपेटिक में क्या है? वही रेडियो एक्टिव मटेरियल को किसी दवाई के साथ टैग कर देते हैं ताकि डिजीज को ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो specific molecules will help in finding out that kind of a tumor cell, जैसे कि अ, कोई भी ट्यूमर है जिसके ऊपर कोई रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर को डिटेक्ट करने वाली कोई मॉलिक्यूल हमको मिली। इस मॉलिक्यूल को हमने डिटेक्ट करने के लिए यूज किया, बट हमने इसके साथ एक रेडियो न्यूक्लियोटाइड लगा दिया। ठीक है, सो दिस इज थेरेप्यूटिक न्यूक्लियर मेडिसिन। ठीक है, फिर ये नॉर्मल सेल का वो है, डायग्राम है। इसमें आप देखोगे कि हमें याद है कि सेल के अंदर दो शेल होते थे। एक के शेल होता था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते थे। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते थे। ठीक है ना, 2 एंड 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी। अब इसमें क्या करते हैं? तो थेरानॉस्टिक्स बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी क्या करता है? रेडियो एक्टिविटी है, पहली चीज तो एक एटॉमिक न्यूक्लियाई है। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लिया है। ये एटॉमिक न्यूक्लिया अपने आप में अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसका स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, इस न्यूक्लियाई का अपने आप टूट जाना छोटे छोटे पार्ट्स में, जबकि ये खुद से अनस्टेबल था, इट हैज मेड स्मॉलर डिसइंटीग्रेशन इनटू अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई। ठीक है, लेकिन ये एनर्जेटिकली मोर स्टेबल है पर छोटे हैं। तो डीके कैसे होता है? डीके हो सकता है आइदर अल्फा डीके। ठीक है, तो ये अल्फा डीके क्या है कि हीलियम निकल जाता है। हीलियम क्या होता है? जिसका मॉलिक्यूलर नंबर था 2, मास था 4। ठीक है, तो जब हीलियम निकल जाता है तो वो अल्फा है। बीटा 2 टाइप का होता है, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव। जब बीटा पॉजिटिव है तो पॉजिट्रॉन डीके, बीटा नेगेटिव तो बीटा डीके। ठीक है, फिर उसके अलावा होता है आइसोमेरिक ट्रांजिशन। आइसोमेरिक ट्रांजिशन क्या होता है कि कुछ नहीं बदला, ना मास बदला ना नंबर बदला, बस गामा रे निकल गई। ठीक है, सो अल्फा डीके इज हीलियम निकलना, बीटा डीके इज पॉजिट्रॉन निकलना या इलेक्ट्रॉन निकलना। जब इलेक्ट्रॉन निकलना तो बीटा डीके होता है, पॉजिट्रॉन निकलना बीटा पॉजिटिव डीके होता है। आइसोमेरिक ट्रांजिशन इज नथिंग बट गामा रे निकलना। ठीक है, फिर एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके और स्पॉन्टेनियस फिशन है, ये इसमें नहीं दिया हुआ क्या है। ठीक है, हमारा काम का चीज वही मैंने आपको बताया कि आइसोमेरिक ट्रांजिशन क्या चीज थी? कुछ नहीं बदला, ये टेक्नीशियम ऐसा ही ऐसा रहा, टेक्नीशियम ऐसा ही ऐसा रहा, बस गामा रे निकल गया। ठीक है, सो इट्स अ रेडियो एक्टिव डीके जिसमें डिसइंटीग्रेशन होता है पेरेंट न्यूक्लियर का और गामा रे निकलती है। ठीक है, इस गामा रे के साथ कुछ एनर्जी निकलती है, बट ना नंबर बदलता है ना मास बदलता है। ठीक है ना, फिर बीटा डीके में आओ। बीटा डीके क्या है? बीटा डीके है कि इलेक्ट्रॉन निकला। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। ठीक है, तो अगर एक मास था, मॉलिक्यूल था 131, जिसका मास तो सेम ही रहेगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स डोंट कंट्रीब्यूट टू मास। उसका जो मास नंबर, जो उसका नंबर है वो, बिकॉज एक नेगेटिव निकला तो ये 53 से 54 हो गया। ठीक है, सो बीटा डिके जो हम नेगेटिव वाला कहते थे, ये वाला। ठीक है, इसमें क्या हुआ? एटॉमिक न्यूक्लियस जो है एक बीटा पार्टिकल यानी फास्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इससे क्या बनेगा? एक आइसोबार निकलेगा। इससे क्या होगा? मास नंबर सेम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने से मास नहीं बदलता। एटॉमिक नंबर बदल जाएगा क्योंकि नेगेटिव कम हो गया, पॉजिटिव बढ़ गया। फिर अल्फा डिके क्या हुआ? अल्फा डिके हुआ कि हीलियम निकला। हीलियम का मास 4, नंबर 2, 226 रेडॉन था। 226 का 4 कम हुआ 222 और एटॉमिक नंबर 88 से 86। ठीक है, तो इसने क्या किया? एटॉमिक न्यूक्लियस ने एक अल्फा पार्टिकल निकाला। ठीक है, तो एटॉमिक मास नंबर जो है 4 से कम हो गया, नंबर 2 से कम हो गया। फिर पॉजिट्रॉन डिके, इसने क्या बोला कि
एक ऐसा प्रोटॉन, ठीक है, जो प्रोटॉन रिच आइसोटोप्स होते हैं, ऐसा सेल जिसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने अंदर से पॉजिट्रॉन इमिशन करता है, ठीक है। तो पॉजिट्रॉन मतलब ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन हैं, ठीक है, एक्सेस में प्रोटॉन है। तो जब ये प्रोटॉन एक्सेस में है, तो ये अपना प्रोटॉन डिसइंटीग्रेट करेगा अपने आप को स्टेबल होने के लिए। तो ऑब्वियसली अगर ये अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियस है, ये अपना प्रोटॉन डिके करेगा, उसमें से एक पॉजिट्रॉन निकालेगा। तो क्या होगा कि जो पॉजिट्रॉन निकालेगा उसमें एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर में से अगर आप एक पॉजिटिव कम कर देते हो, तो जब पॉजिटिव कम कर देते हो तो नंबर एक कम हो जाता है, ठीक है। तो डॉटर आइसोटोप का एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा जब आपका पॉजिट्रॉन डिके होगा, पॉजिट्रॉन डिके, ठीक है। ये क्या था, ये था वो बी पॉजिटिव, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक चीज याद रखनी है कि ये हमें पता चल गया, अल्फा रे बेसिकली हीलियम निकाल रहा है, बीटा रे बेसिकली इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, गामा रे कुछ नहीं निकाल रहा, बस वेव निकाल रहा है। चार्ज, जब अल्फा रे निकालोगे तो हीलियम प्लस 2 चार्ज करके आता है, बीटा रे जो है इलेक्ट्रॉन निकालता है तो नेगेटिवली चार्ज है, गामा रे कुछ नहीं निकालता, 0 चार्ज है। आयनाइजिंग, ये याद रखना है कि पेनिट्रेटिंग पावर और आयनाइजिंग उल्टी चलती है, ठीक है। सो हमें ऐसा पता है कि बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, ठीक है। तो ये हल्का इलेक्ट्रॉन जो है, ये बहुत सारी चीजों को पेनिट्रेट करता हुआ चला जाएगा बिना रुके। तो पेनिट्रेटिंग पावर जो है इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, तो पेनिट्रेटिंग पावर जो बीटा की है, दैट इज 100 टाइम्स मोर देन अल्फा रेज, ठीक है। तो लेकिन इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम है, इट इज, ये अल्फा रे जो है एक थिक पेपर से भी लुक जाएगा। ऑन दी अदर हैंड बीटा रेज जो है एक थिन एल्यूमिनियम फॉइल को पेनिट्रेट करके जाता है, ठीक है। जो आयनाइजिंग पावर है वो उल्टी होगी, अल्फा रे की आयनाइजिंग पावर विल बी मच मोर देन बीटा रेज, ठीक है। सो आयनाइजिंग पावर और पेनिट्रेटिंग पावर उल्टा है, पेनिट्रेटिंग पावर बीटा की ज्यादा है, आयनाइजिंग रेज अल्फा की ज्यादा है, ठीक है। तो लॉजिक क्या जाहिर है सी, इसमें, लॉजिक क्या है बताओ। आई थिंक जिसका ब्रैग मास पीक वाला ज्यादा होगा है, कि जब जिसका आप, मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम होगी, हम्म, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। आई थिंक इसी को हम यूज करेंगे उसके लिए कि जब हम ब्रैग पीक इफेक्ट बोलते हैं तो हम हैवी पार्टिकल्स यूज करते हैं ताकि वो उसी जगह जाए जहां वो पेनिट्रेट हाँ, करना तो चाहता वो है। उसके मास के हिसाब से हम डिस्टेंस से उनका कुछ फॉर्मूला रहता है, वो हाँ, लोग वो यूज करते हैं और हाँ, उसके तो हिसाब से। मोटे बड़े पार्टिकल हम्म, जो है उनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, और जो हल्के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सरफेस सरफेस पे ही अपनी ज्यादातर जो एनर्जी है वो छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जिसका कोई, जो कोई पार्टिकल नहीं छोड़ रहा, ठीक है, कोई आयनाइजेशन पावर नहीं है जिसकी, उसको हम डायग्नोस्टिक्स के लिए यूज करेंगे, इन दोनों को हम थेरेपेटिक के लिए यूज करेंगे, क्योंकि इन दोनों की आयनाइजिंग पावर तो है अल्फा और बीटा की, गामा की कोई आयनाइजिंग पावर नहीं है, ठीक है। तो गामा को हम मोस्टली डायग्नोस्टिक्स के लिए यूज करते हैं, ये वही डायग्राम है जो आपको बता रहा है कि गामा जो है ये जाता जाता है, ठीक है। अल्फा जो है ये मोटा सा पार्टिकल है तो थिन ऑफ पेपर से रुक जाएगा, बीटा जो है थोड़ा एल्यूमिनियम फॉइल तक जाएगा, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक रेडियो न्यूक्लियोटाइड क्या होना चाहिए, आइडियली गामा जिसकी कोई आयनाइजिंग पावर नहीं है, ठीक है। तो ये मोस्टली हमें आइडियल डायग्नोस्टिक रेडियो न्यूक्लियोटाइड कैसा होना चाहिए, जो गामा एमिटर हो, ठीक है। उसकी एनर्जी गामा जितनी हो, 100 से 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका टाइम कितना रहे, जो आप टेस्ट ड्यूरेशन रखना चाहते हो उससे 1.5 गुना ज्यादा उसका हाफ लाइफ रहे, ठीक है। ताकि जितना टाइम आप टेस्ट करो उतना टाइम तो कम से कम वो एलिमिनेट मतलब इल्यूमिनेट करे, ठीक है। इजीली अवेलेबल हो, सिंपली बनाने के लिए हो, रेडिएशन डोज पेशेंट को कम से कम मिले, ठीक है। यानी गामा क्योंकि वो आयनाइजिंग रेडिएशन कम कर रहा था। थेरेपेटिक ऑन दी अदर हैंड आइडली क्या होना चाहिए, या तो अल्फा एमिट करे या बीटा एमिट करे, उसकी एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, इसकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए, इसकी हाफ लाइफ डेज में होनी चाहिए, ताकि हम जब इसको रेडिएशन दें पेशेंट को तो वो ट्यूमर के पास काफी दिनों तक रहे और अपना काम करे, इजिली अवेलेबल हो, सिंपली प्रिपेयर हो, और इसमें जो नॉन टारगेट टिश्यू है उसको हाई टारगेट टू नॉन टारगेट अपटेक, ओके। सो बेसिकली
टारगेट में ज्यादा अपटेक हो, नॉन टारगेट में कम अपटेक हो। तो इसको कैसे करेंगे कि जो ट्यूमर टिश्यू है उसके ऊपर ऐसा कोई रिसेप्टर ढूंढ लो जिसके ऊपर ये काम कर सके और नॉन टारगेट टिश्यू में ऐसा ना हो। भैया क्या हो रहा है? ठीक है, तो ये हमने अभी तक बात की कि अगर ये ट्यूमर टिश्यू है, इसके ऊपर ऐसा कोई टारगेट प्रोटीन है, इस टारगेट प्रोटीन को अटैच करने वाला एक ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढ लो, उस मॉलिक्यूल के साथ जो सिर्फ कैंसर सेल्स के ऊपर अटैच करे, उस मॉलिक्यूल के साथ एक लिंकर अटैच करके एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड निकाल दो। ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड गामा रेज अगर इमिट करेगा तो ये आपको ये कैंसर सेल ढूंढने में हेल्प कर देगा, और अगर अल्फा और बीटा रेज इमिट करेगा तो ये इसको मारने में हेल्प कर देगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से रेडियो फार्मास्यूटिकल दो टाइप के होते हैं, डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक। अगर तो ये जब कैंसर सेल्स के साथ आपने एक मॉलिक्यूल लगाया और जब ये मॉलिक्यूल जो लिंकर के साथ निकल के यहाँ था, तो जब ये सिर्फ इसको ढूंढने में हेल्प कर रहा है तो दैट इज डायग्नोस्टिक। जब ये अल्फा या बीटा रेज एमिट करके इसको मारने में हेल्प कर रहा है दैट इज थेरेप्यूटिक। ठीक है। जो तो ये थेरेपेटिक वाला है इसी को हम थेरेनोस्टिक्स बोलते हैं। हाँ, ठीक है, तो थेरेनोस्टिक में वही रेडियो फार्मास्यूटिकल्स व्हेन वी आर यूजिंग फॉर अ थेरेपेटिक पर्पस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ थेरेनोस्टिक। यस, ठीक है। तो इसमें जब आप देखोगे तो जैसे पीएसएमए है, डायग्नोस्टिक में क्या है, हम बेसिकली सेल के ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल ढूंढ रहे हैं, जैसे कि पीएसएमए जो प्रोस्टेट पे मिलेगा, ठीक है, डोटानॉक जो आपके एनईटीज पे मिलेगा, ठीक है, डीएमएसए जो आपके एनईटीज पे ही मिलेगा, डीटीपीए डीएमएसए आपके किडनी एनईटी दोनों पे मिलेगा। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल ढूंढते हैं जो सेल सरफेस पे मिले और उसके साथ फिर टेक्नीशियम लगा देते हैं। इस टेक्नीशियम से क्या मदद मिलेगी, ये ट्यूमर्स को ढूंढने में मदद करेगा। या गैडोलिनियम लगा देते हैं या एफडीजी लगा देते हैं जो इन ट्यूमर्स को हेल्प करने में ढूंढने में हेल्प करेगा। ऑन दी अदर हैंड जब आप 131 आयोडीन लगाते हो तो 131 आयोडीन जो है वो उन ट्यूमर्स को अबलेट करने में हेल्प करता है। सिमिलरली यही पीएसएमए के साथ जब आप गैडोलिनियम निकाल रहे थे तो गैडोलिनियम लगाने से उसको ढूंढने में हेल्प हो रही थी। जब आप लुटीशियम और एक्टिनियम लगाते हो तो वो उसको अबलेट करने में हेल्प करता है। लुटीशियम बीइंग द फर्स्ट लाइन, लुटीशियम रिफ्रैक्टरी के लिए आप एक्टिनियम यूज करते हो। ये बहुत सारी स्टडीज हैं, हम आगे भी पढ़ेंगे कि ढूंढते आप गैडोलिनियम से हो। ठीक है, जब ढूंढ लिया उसके बाद मारने के लिए लुटीशियम यूज करते हो, ये प्रूवन है। तो लुटीशियम जब नहीं काम करता है, रिफ्रैक्टरी हो जाता है, तो आप एक्टिनियम यूज करते हो। ठीक है, सिमिलरली डोटानॉक में भी यही है कि पहले आप लुटीशियम यूज करते हो, जब नहीं यूज कर पाते हो तो एक्टिनियम यूज करते हो, डोटाटेट एंड डोटानॉक। ठीक है, फिर यही थेरानोस्टिक्स, ये नॉक और टेट में फर्क क्या है? ये दोनों पेप्टाइड के टाइप्स है। एक डोटानॉक जो है, ये मैंने नीचे लिखा भी था, आई थिंक डोटानॉक इज ऑक्ट्रियोटाइड का एक मॉलिक्यूल, डोटाटेट इज पेप्टाइड। मैंने उसका एग्जैक्ट नाम भी लिखा हुआ है नीचे, थोड़े स्लाइड्स नीचे। ठीक 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 है, सो थेरानोस्टिक्स, अभी हमें जो सौमिता ने बताया, थेरानोस्टिक्स क्या है, पेयरिंग ऑफ डायग्नोस्टिक बायोमार्कर्स विद थेरेप्यूटिक एजेंट्स। कि ये जो आपने मॉलिक्यूल के टारगेट करता हुआ कुछ ढूंढा था, ये डायग्नोस्टिक बायोमार्कर था, जब आपने इसको इस थेरेप्यूटिक मार्कर के साथ अटैच कर दिया, दैट इज थेरानोस्टिक्स। ठीक है, फिर यही हमने डिस्कस किया कि डायग्नोसिस के लिए गामा यूज होता है, थेरेपी के लिए अल्फा या बीटा यूज होता है। तो गामा एमिट करने वाले कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयोडीन 123 इज गामा emitter, technetium is gamma emitter, gadolinium is gamma emitter, fluorine is also gamma emitter. जबकि on the other hand iodine 123 was gamma emitter, 131 is alpha and beta emitter. Lutetium, yttrium, samarium, actinium, radium, these are all therapeutic because they emit alpha and beta. So when you are emitting gamma, you want it to have detectability, quantification, कि आपको बता पाए ज्यादा अपटेक है किसी टिश्यू में या कम अपटेक है, प्रिडिक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज, ड्रग दिया तो कम हुआ या ज्यादा हुआ, टॉक्सिसिटी बता पाए, प्रोग्नोस्टिक करने में हेल्प करे। जब अल्फा और बीटा यूज करते हो तो आप उसका रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्ट, कि भाई आपने जब ट्यूमर में ये वाला टिश्यू दवाई दी तो ये कम होना चाहिए,
टॉक्सिसिटी बता पाए, इमीडिएट असेसमेंट पॉसिबल हो, ठीक है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। और टारगेट्स कौन से यूज होते हैं मोस्टली? सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर यूज होते हैं, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर सोडियम आयोडीन सिम्पोटर थायराइड में यूज होता है। सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर एनईटीज में यूज होता है, पीएसएमए प्रोस्टेट में यूज होता है, न्यूरोएंडोक्राइन वाले न्यूरोएंडोक्राइन में यूज होता है, ठीक है। अब ये डायग्नोस्टिक एजेंट्स जो हैं, यही हमने पढ़ा कि थेरानोस्टिक पेयर्स क्या यूज होते हैं, कुछ डायग्नोज करने में, कुछ थेरेपी करने में। तो 123 जब सोडियम आयोडीन सिम्पोटर को आप यूज करते हो, तो ये ट्यूमर, इसके ऊपर जैसे ये थायराइड का सेल है, आपको पता है इसके ऊपर एक सोडियम आयोडीन सिम्पोटर है, इसको टारगेट कर लो, ठीक है। इसके साथ जब आप 123 लगाते हो तो ये ढूंढने में मदद करता है, 131 लगाते हो तो मारने में मदद करता है, ठीक है। तो टारगेट क्या है? सोडियम आयोडीन सिम्पोटर, ये थायराइड कैंसर को ढूंढने में मदद करता है। एनईटी, माय बैड, मैंने गलत बोला था, वो फियोक्रोमोसाइटोमा में हेल्प करता है। तो एनईटीज क्या होते हैं? जो आपके एड्रीनल होते हैं, एड्रीनल मेडुला में मिलते हैं एनईटी, ठीक है। तो एड्रीनल मेडुला का कोई भी ट्यूमर हो, फियोक्रोमोसाइटोमा, पैरागैंग्लियोमा, मेडुलरी थायराइड कैंसर या फिर न्यूरोब्लास्टोमा, तो एनईटी जो है एड्रीनल मेडुला में मिलता है। तो जब आप ये एड्रीनल मेडुला के सेल के ऊपर एनईटी ढूंढ लेते हो और उसके साथ मार्क करता हुआ MIBG 123 लगाते हो तो ढूंढने में मदद करेगा, 131 लगाते हो तो मारने में मदद करेगा। सिमिलरली प्रोस्टेट कैंसर में रेडियम, ठीक है, रेडियम थेराप्यूटिक है, हमने ऊपर भी पढ़ा था। टेक्नीशियम एमिट्स गामा रेज बट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट प्रोस्टेट कैंसर स्केल्स। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली बोन, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर जो है ये मेटास्टेसाइज करते हैं बोन को, ठीक है। तो बोन के अंदर बोन हाइड्रोक्सी एपेटाइट सेल्स जो होते हैं उनको टारगेट करता है, तो टेक्नीशियम उसको ढूंढने में मदद करेगा, रेडियम उसे मारने में मदद करेगा, ठीक है। सिमिलरली न्यूरोएंडोक्राइन सेल SSTR gadolinium will help in finding, lutetium and yttrium will help in killing. Similarly, PSMA gadolinium will help in finding, lutetium and actinium, lutetium being the first line, actinium being the second line, helps in killing. Technetium also helps in finding HCCs, yttrium helps in killing. yttrium हमने पढ़ा है कि जब आप टेयर करते हो, टेयर में आप ढूंढते टेक्नीशियम से हो, मारते इट्रियम से हो, ठीक है। सिमिलरली बी सेल्स, आपको पता है बी सेल्स के ऊपर CD20 होता है, ये CD20 को आप ढूंढते IHC से हो, एंटी CD20 अगर आपको मिल गया IHC पे तो आप आयोडीन 131 देके उसको अबलेट कर सकते हो, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो बेसिकली दोनों यही है ना, डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक। हाँ, लेकिन डायग्नोस्टिक जब करना है तो ये वाले मॉलिक्यूल ढूंढने हैं, टेक्नीशियम, आयोडीन, गैडोलिनियम एंड फ्लोरीन। जब आप मारते हो तो लुटीशियम, आयोडीन 131, इट्रियम, समारियम, एक्टिनियम, रेडियम यूज करते हो। पर तो अपने को लिखना दोनों है, लाइक इफ क्वेश्चन इज थेरानोस्टिक्स वी हैव टू राइट डायग्नोस्टिक एज दोनों, वेल। हाँ हाँ। भैया ये डेफिनेशन मैंने कल न्यूक्लियर मेडिसिन वाले को फ़ोन करके पूछी है, ये डिफरेंस क्या है? तो उसने मुझे यही बताया कि डायग्नोस्टिक इज नॉट द थेरानोस्टिक। डायग्नोस्टिक ओनली इज नॉट थेरानोस्टिक। थेरानोस्टिक में लाइक कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ना, पेयर थेरेपी बट प्लस। मतलब पर आप सौमिता उसको ना डायग्नोस्टिक में भी आप लिख सकते हो, क्योंकि जब भी जैसे इन्होंने बोला ना, जैसे आप सर्जरी में भी यूज करते हो तो आप हर जगह पहले डायग्नोज करने के लिए अलग मॉलिक्यूल यूज करते हो, तभी आप उसको यूज करोगे आगे थेरेपी के लिए। तो अगर आप आंसर बढ़ाना के लिए लिखना चाहो तो आप डायग्नोस्टिक भी लिख सकते हो, पेज बढ़ाने को। नहीं, इसका नाम भी ऐसा लग रहा है ना, जैसे थेरेपी प्लस डायग्नोस्टिक। हाँ, है तो वही। देखो इसमें क्या है, डायग्नोस्टिक बायोमार्कर्स को थेरेप्यूटिक एजेंट्स के साथ उन्होंने जोड़ दिया। हाँ हाँ, तो दोनों लिख सकते हैं मतलब। ठीक है। तो बोन पैलिएशन हमने क्या कहा? बोन पैलिएशन के लिए हम लोग टेक्नीशियम यूज करते हैं और फ्लोराइड यूज करते हैं डायग्नोसिस करने के लिए। ये सारे जो है ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 99 मिथाइल कुछ और ये 99 मिथाइल हेप्टा समथिंग, ठीक है। तो ये उसके कैरियर्स हैं, हम यूज कर रहे हैं टेक्नीशियम। थेरेप्यूटिक में हम रेडॉन, समारियम, लुटीशियम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये बोन के लिए याद रखना है कि बोन, व्हेन यू आर सेइंग बोन, यू यूज टेक्नीशियम फॉर फाइंडिंग आउट
रेडोन समारियम फॉर किलिंग, ठीक है। फिर एक और चीज उन्होंने बोला कि ये बोन कहाँ मदद करती है, WHO पेन लैडर, ठीक है। तो हमने बोला जब अक्यूट पेन है या अनकंट्रोल्ड क्रॉनिक पेन है तो ये नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, वीक ओपियोइड्स और स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स दे रहे थे। जब क्रोनिक कैंसर पेन है तो बेसिकली अक्यूट पेन के लिए स्टेप 1 एंड स्टेप 2, क्रॉनिक पेन के लिए स्टेप 3 एंड स्टेप 4। स्टेप 4 में इंटरवेंशन ट्रीटमेंट्स में आप ये यूज कर सकते थे, ठीक है। कैसे? ये वाले थेरेप्यूटिक एजेंट्स यूज करके, कि आपको पता है कि आपका जो कैंसर है वो कैंसर बोन में जाता है, उस कैंसर के ऊपर जैसे वो कैंसर सेल अगर बोन में बैठा है, ठीक है, तो उस कैंसर सेल के ऊपर क्योंकि वो प्रोस्टेट से आया है, उसके ऊपर प्रोस्टेट स्पेसिफिक सेल्स तो होंगे ही, तो आप टारगेट करने के लिए वो मॉलिक्यूल यूज करो जो लेट्स से PSM है, क्योंकि वो पहचानेगा तो प्रोस्टेट सेल्स को, बट उसके साथ ऐसे एक थेरेप्यूटिक एजेंट लगा दो जो इस सेल को मार दे, ठीक है, अब्लेट कर दे, ठीक है। तो करंटली अप्रूव किसमें है? पेनफुल मेटास्टेटिक बोन लीजन्स जिनमें ऑस्टियोब्लास्टिक रिस्पॉन्स होना चाहिए, नॉट ऑस्टियोक्लास्टिक रिस्पॉन्स। और ये कैसे पता चलता है? पहले आप एक डायग्नोस्टिक करते हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट करके आप पता करते हो कि इस बोन में इस ट्यूमर का मेटास्टेसिस आया है बाय डायग्नोस्टिक स्कैन, ठीक है। What diagnostic scans were we using? टेक्नीशियम, फ्लोराइड, इसको यूज करके हम पता कर रहे थे कि यहाँ पे इसका मेटास्टेसिस है। जब हो गया तो उसके बाद ऑस्टियोब्लास्टिक रिस्पॉन्स हमें कंफर्म हो गया, उसके बाद हमने उसका थेरेप्यूटिक मॉलिक्यूल उसके साथ टारगेट किया। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? कॉम्प्रोमाइज्ड हेमेटोलॉजिकल फंक्शन, सीवियरली रिड्यूस्ड रीनल फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये एक्सक्रीट उससे होते हैं, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही बड़ी कम है, तो क्या फायदा है ये देखिए, ठीक है। ठीक है, फिर क्या क्या यूज होते हैं पेनफुल बोनी मेट्स में? रेडियो आइसोटोप अब्लेट करने के लिए स्ट्रॉन्शियम, समारियम, रीनियम, ल्यूटीशियम, होल्मियम, रेडियम। तो स्ट्रॉन्शियम और रेडियम याद रखने हैं, ठीक है, बाकी याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इन्होंने क्या यूज किए? NCCN गाइडलाइंस में बोला कि मेटास्टेटिक कैस्ट्रेशन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर के लिए ये रेडियम बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है। और उन्होंने ऐसे बोला कि बहुत सारे लाइंस में ये यूज होता है। ये रेडियम कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? कीमोथेरेपी नाइव सिम्टोमेटिक पेशेंट में आप डोसेटैक्सेल, क्योंकि ये कीमोथेरेपी नाइव है तो आप कीमोथेरेपी के साथ रेडियम दे सकते हो, और डोसेटैक्सेल का फेलियर हो जाए तब भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये बोन के पेन्स के लिए मेटास्टैटिक कैस्ट्रेशन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये स्टडी आई थी हॉस्किन की, इसने वही बोला था कि रेडियम जो है आप देते हो मेटास्टैटिक कैस्ट्रेशन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर में, जिसको पहले डोसेटैक्सेल मिला हो या ना मिला हो। इस ट्रायल का नाम है एल्सिम्का, ठीक है। इसने कुछ अलग सा बोला था, उसने सोचा था कि उसको पेन में रिलीफ मिलेगा, तो उसने देखा प्राइमरी एंड पॉइंट, उसने बोला कि सर्वाइवल में भी उसको फर्क मिला, जिसमें उसने रेडियम यूज किया, ठीक है। तो पेन के अलावा क्योंकि उसने उसको अब्लेट किया, उस ट्यूमर सेल को उसने अब्लेट किया, तो इट आल्सो हेल्प्ड इन सर्वाइवल एज वेल एज स्केलेटल रिलेटेड इवेंट्स भी कम हुए काफी ज्यादा, बट सर्वाइवल एडवांटेज भी मिला क्योंकि उसने उसको अब्लेट कर दिया, ठीक है। ये अभी तक प्रोस्टेट पे भी लगेगा कि बोन मेट्स पे लगेगा जाके? ये बेसिकली बोन मेट्स में ये जो ट्यूमर आया ये प्रोस्टेट से ही आया ना। हाँ, तो ये अपना सेल का वो तो रखेगा, प्रोस्टेट मतलब ये सेल के ऊपर प्रोस्टेट स्पेसिफिक कुछ वो होगा ना, एंटीजन होगा जिसको कंबाइन करेगा वो। ओके, तो दोनों जगह मतलब मेट्स पे भी लगेगा और डिजीज पे भी जाके लगेगा। आई थिंक बिकॉज आप उसके साथ जो बायोलॉजिकल एजेंट कंबाइन कर रहे हो ना, वो बोन मेट्स को मारता है, तो ढूंढेगा वो दोनों, प्रोस्टेट को भी और बोन को भी, पर मारेगा वो बोन वाले सेल्स को। अच्छा, ओके, ठीक है। तो रेडियम के अलावा और क्या यूज होता है? समारियम यूज होता है फॉर कैस्ट्रेशन फॉर पैलिएशन ऑफ बोन मेट्स, जो कि मेटास्टेसिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो रेडियम
स्पेसिफिकली फॉर प्रोस्टेट समारियम भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने वही किया, पहले ढूंढा किससे, टेक्नीशियम से, कि यहाँ यहाँ भैया बोन मेट्स है, मारा किससे, समारियम से। फिर आओ नहीं ना, तुमने ये इसमें PSMA इज फॉर प्रोस्टेट एंड टेक्नीशियम का टारगेट इज बोन हाइड्रोक्सी एपेटाइट, तो इसीलिए वो ऑस्टियोब्लास्टिक मेट्स को डायग्नोस कर रहा है मेरे ख्याल से ना। Even technetium irrespective of primary, you can use it for bone mets like prostate, breast. हाँ, एनी बोन मेट विल बी यूजफुल ना, मतलब ऑस्टियोब्लास्टिक आई थिंक। हाँ, मतलब इसलिए जो इसके पहले वाला वो थेरानोस्टिक पेयर्स का स्लाइड था ना, उसमें टारगेट वाज हाइड्रोक्सी एपेटाइट ना, टेक्नीशियम। हाँ, PSMA का टारगेट वाज डिफरेंट ना। PSMA वाज प्रोस्टेट। हाँ, टेक्नीशियम इज फॉर, जैसे वो सहाना ने बोला ना, इट इज फॉर बोन, फिर वो एनी कॉज ऑफ ऑस्टियोब्लास्टिक मेट्स आई थिंक। ये लग रहा है तो रेडॉन भी उसी का है ना, उसका टारगेट हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाँ, ये रहा। रेडॉन इज फॉर बोन। ठीक है, तो वो ट्यूमर कम हो गया इसलिए उसको सर्वाइवल बेनिफिट मिला होगा, मतलब बोन वाला एटलीस्ट कम हो गया। मतलब अभी भी पर सिंगल बोनी मेट है तो अपने रेडिएशन ही देते हैं ना, मतलब EBRT। मल्टीपल बोनी मेट्स में आप रेडॉन दोगे ना, क्योंकि इट इज नॉट एलिजिबल। सिंगल EBRT को हम लोग थ्योरेटिक, मतलब इंटेंट हमारा क्योर मान के चलते हैं, तो उसमें हमको सर्जरी भी करना है और ये भी करना है, मतलब ये लोकल थेरेपी में आता है ना। ठीक है, तो बोन के लिए अभी हमने 4 चीजें पढ़ी, 3 चीजें पढ़ी। एक था रेडियम, ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा समारियम, फिर हम पढ़ेंगे लुटीशियम। लुटीशियम में भी उन्होंने देखा कि डिसेमिनेटेड स्केलेटल मेट्स में हेल्प होता है, रेडियम, समारियम, लुटीशियम। ठीक है, ये था पहला बोन मेट्स। फिर आएंगे PSMA थेरानोस्टिक्स। इसमें क्या है, PSMA में उन्होंने देखा कि जो मेटास्टैटिक कैस्ट्रेशन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर होता है, इसमें रेडियम जब आप देते हो तो वो हेल्प करता है। ठीक है, तो फिर ये जब उन्होंने PSMA के साथ अटैच किया, तो PSMA है क्या, PSMA प्रोस्टेट सेल्स के ऊपर एक सरफेस ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, नॉर्मल PSMA एक्सप्रेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है और एपिकल साइड ऑफ एपिथेलियम में होता है, बट जब प्रोस्टेट ट्यूमर बढ़ता है, ठीक है, तो PSMA PSM रेशो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी PSMA को टारगेट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि या तो हम इस PSMA जो है इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बना दे, कोई एप्टामर बना दे, या कोई एंटागोनिस्ट बना दे, बेसिकली इस PSMA को बाइंड करने वाला कुछ भी बना दे। ठीक है, उस PSMA को बाइंड करने के लिए कुछ बना के उसके साथ कोई मॉलिक्यूल अगर जोड़ दिया जाए तो इट विल हेल्प इन बोथ डायग्नोसिस एज वेल एज थेरेप्यूटिक, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या जोड़ा है। ठीक है, तो ये क्या क्या PSMA लाइगेंड्स आप यूज कर सकते हो, तो 123 आयोडीन और टेक्नीशियम 99, गैडोलिनियम 68, 18 फ्लोरीन, ये सब आप डायग्नोज करने में हेल्प कर सकते हो। सबको आपने PSMA के साथ या एक MIP करके कंपाउंड है उसके साथ जोड़ा, तो आपने डायग्नोज करने में प्रोस्टेट वाला हेल्प किया। थेरेप्यूटिक में वही 131, ठीक है, PSMA INTN 617 मुझे नहीं पता क्या है, तो मुझे इसमें जितना समझ आया कि आप PSMA और MIP जो है यूज करते हो प्रोस्टेट के सेल के ऊपर अटैच करने के लिए। जब आप उसके साथ डायग्नोसिंग कंपाउंड यूज करते हो जैसे कि आयोडीन, टेक्नीशियम, गैडोलिनियम, तो वो उसको ढूंढने में हेल्प करेगा। जब आप आयोडीन 131 यूज करोगे तो उसको मारने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यही लाइगेंड जो यूज होते हैं प्रोस्टेट सेल के ऊपर वो या तो PSMA है या MIP है। ठीक है, ये दोनों प्रोस्टेट सेल्स के ऊपर आपको मिलते हैं। लेबल आप क्या यूज करते हो, गैडोलिनियम, टेक्नीशियम, लुटीशियम, एक्टिनियम, ये सब आप लेबल्स यूज करते हो ढूंढने के लिए। ठीक है, और
ये प्रोस्थेटिक ग्रुप मॉलिक्यूल्स मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, यही वही डायग्राम है, प्रोस्टेट कैंसर सेल है, इसके ऊपर पीएसएमए एक्सप्रेस हो रहा था। इस पीएसएमए को जब आपने लुटीशियम के साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है, इट विल हेल्प इन डूइंग अ डीएनए डैमेज, बिकॉज ये पीएसएमए क्या करेगा, ल्यूटीशियम को अंदर ले जाएगा, क्योंकि उसकी एक्टिविटी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है ना, तो पीएसएमए इंटरनलाइज करेगा। तो आपने बेसिकली क्या किया, पीएसएमए एक ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर था, ठीक है, आपने उसके अगेंस्ट एक एंटीजन, इस एंटीजन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनाई, ठीक है, इस एंटीबॉडी ने इसको इंटरनलाइज किया, पर इसको ध्यान नहीं रहा कि इंटरनलाइज जब कर रहा है तो साथ में लुटीशियम भी लेके जा रहा है। जब ये लुटीशियम अंदर लेके गया तो एंडोसाइटोसिस के बाद इसने इस सेल को मार दिया। Tab is being a trouble. ठीक है, तो लुटीशियम जो है वो आप यूज कर सकते हो। तो हमने बोन के लिए क्या पढ़ा था, रेडियम पढ़े थे, समारियम पढ़ा था, ठीक है, और लुटीशियम पढ़े थे। इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, सॉरी लुटीशियम पढ़ा था, टेक्नीशियम पढ़ा था, आई थिंक टेक्नीशियम पढ़ा था। हाँ, लुटीशियम नहीं था क्या? मैं तो ऐसा याद आ रहा है लुटीशियम। लुटीशियम हाँ, क्या चीज में? बोन में था ना लुटीशियम। हाँ, रेडियम, समारियम, लुटीशियम हमने बोन में पढ़ा था। मेरे को क्यों याद है बोलूं क्या? हाँ, मैंने बोला, मैं उस टाइम याद किया कि रेडियम समीर ने लूटा। ठीक है, बेचारा समीर आया है क्या? ठीक है, तो प्रोस्टेट में ना हम पढ़ेंगे कि प्रोस्टेट में ये हर जगह लुटीशियम यूज करेंगे। जब लुटीशियम काम नहीं करेगा तो एक्टिनियम यूज करेंगे, ठीक है। तो लुटीशियम पीएसएम में जो यूज होता है मेटास्टैटिक कैस्ट्रेशन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर में यूज होता है, ठीक है। फिर उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी स्टडी की थी, उन्होंने बोला था कि जब यूज किया तो 57% पेशेंट में पीएसए डिक्लाइन दिखा, 50% से ज्यादा। ऑब्जेक्टिव रिस्पांस भी मिला, भले नोडल या विसरल डिजीज हो, दोनों में मेजरेबल डिजीज में रिस्पांस मिला। और इस थेरेपी की वजह से आज सच को डेथ्स नहीं दिखी उन्होंने। ऐसे ही उन्होंने लुटीशियम डीकेएफएस अलग सा लिंकिंग कंपाउंड है, और पीएसएमए, तो पीएसएमए सेल के ऊपर जो आइडेंटिफाई हो रहा है लुटीशियम उसको मारने में हेल्प कर रहा है। डीकेएफएस लिंकिंग कंपाउंड है जो कि हेल्प कर रहा है। इसने भी देखा कि पीएसए लेवल्स काफी कम हो जाते हैं, मेटाबॉलिक रिस्पांस भी अच्छा आता है। तो इन्होंने बेसिकली कैसे कैसे असेस किया कि ये लुटीशियम बेस्ड थेरेपी देने से फायदा हो रहा है। पीएसए लेवल्स घट हुए, ठीक है, मेटाबॉलिक रिस्पांस हुआ, बाय परसिस्ट क्राइटेरिया में क्लिनिकल रिस्पांस भी आया, विजुअल एनालॉग स्कोर, केपीएस स्कोर, ईकॉग परफॉर्मेंस स्टेटस भी इंप्रूव हो गया। तो सिर्फ एक मेथड से नहीं, उन्होंने हर मेथड से देखा दैट बाय गिविंग दिस काइंड ऑफ अ रिस्पांस, दिस काइंड ऑफ अ थेरेपी उनको रिस्पांस मिला, ठीक है। सो दे सॉ दैट, ऐसे पहले उन्होंने गैडोलिनियम से ढूंढा था कि ट्यूमर यहाँ मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब उन्होंने लुटीशियम बेस्ड थेरेपी दी तो फिर ये कम हो गया, पीएसए कम होता गया। You know, lutetium therapy is to be given within by after 8 weeks, हाँ, 2 साइकिल। इसमें देख 2 महीने है ना, ऑलमोस्ट 2 महीने ना, दिसंबर जनवरी 8 महीने का ब्रेक होना चाहिए लुटीशियम में। ठीक है, तो ये और बहुत सारे ट्रायल्स जो है वो लिस्टेड है, ठीक है, लुटीशियम के ऊपर ही बहुत सारे लुटीशियम बेस्ड ट्रायल्स लिस्टेड है। फिर उन्होंने बोला कि जो लुटीशियम काम करना बंद कर दे तो एक्टिनियम ट्राई किया जा सकता है, पर ये अभी तक गाइडलाइन में उतना ज्यादा आया नहीं है। तो एक्टिनियम बेस्ड पीएसएमए कैन बी यूज्ड इन पेशेंट हु आर अनरिस्पॉन्सिव टू लुटीशियम, ठीक है, विद हु शो प्रोनाउंस्ड बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, सिर्फ 45% पेशेंट जो है बायोकेमिकली रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है, और 40% जो है रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, इन्होंने ऐसा बोला, ठीक है, कि बोन मेट्स वाले जो पेशेंट है उनमें अगर आप एक्टिनियम दोगे तो सिर्फ 45% जो है बायोकेमिकली रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे हर जगह बोन मेट था,
ठीक है, तो ये बोन मेट के ऊपर उन्होंने, जैसे हमने हाइड्रोक्सी एपेटाइट वाले एंटीजन पढ़े थे, ये इन्होंने पीएसएमए वाले एंटीजन यूज किए। ठीक है, तो जो प्रोस्टेट कैंसर मेट्स में पीएसएमए एंटीजन था उसमें ल्यूटिशियम देना शुरू किया। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जिसको भी रेड मैरो इन्फिल्ट्रेशन था तो उसको वो ल्यूटिशियम नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि ल्यूटिशियम अल्टीमेटली क्या कर रहा था, रेड मैरो इन्फिल्ट्रेशन में रेड मैरो को मार रहा था। तो जिसको भी रेड मैरो इन्फिल्ट्रेशन है उसको आप ल्यूटिशियम थेरेपी नहीं दे सकते हो। ठीक है, ये भी पेशेंट क्या है, इसमें भी रेड मैरो इन्फिल्ट्रेशन था। ठीक है, तो ये पेशेंट को आप ल्यूटिशियम नहीं दे सकते हो। तो जिसको आप ल्यूटिशियम नहीं दे सकते हो उसको आप क्या दोगे, एक्टिनियम दोगे। ठीक है, फिर उन्होंने एक्टिनियम दिया। तो एक्टिनियम जब दिया तो उन्होंने देखा फायदा हुआ, लेकिन ये अभी भी एफडीए अप्रूवल अवेट कर रहा है। अभी इंडिया में यूज होता है एज अ सैल्वेज थेरेपी। ये अनप्रूवन इंटरवेंशंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरह है कि अगर ल्यूटिशियम आप नहीं दे सकते या ल्यूटिशियम को रेजिस्टेंट हो जाए तो आप एक्टिनियम दे सकते हो इन प्रोस्टेट कैंसर्स। ठीक है, फिर नीचे आओ। अरे यार, ठीक है, फिर पीएसएमए गाइडेड रेडियो सर्जरी, ये इन्होंने नया देखा कि इन्होंने क्या किया, गैडोलिनियम देके पहले डायग्नोज किया, फिर उसके बाद एक थेरेपेटिक ड्रग देके उसको वो किया गामा, उसको पहले अब्लेटिव डोज में वो भी दिया और साथ में गामा सर्जरी, गामा प्रोब लेके सर्जरी करने की भी कोशिश की। एक सेकेंड, ये तो पहले उन्होंने गैडोलिनियम वाला पीएसएमए पेट स्कैन किया। इससे उनको पता चला कि भैया ये गैडोलिनियम अपटेक कर रहा है, इसका मतलब ये पीएसएमए रिसेप्टर जो है इसमें है। ठीक है, फिर इस रिसेप्टर को यूज करने के लिए उन्होंने टेक्नीशियम पीएसएमए दिया। ये टेक्नीशियम देके फिर उन्होंने पीएसएमए गाइडेड रेडियो सर्जरी भी की। ठीक है, तो पहले इन्होंने ढूंढा, फिर उन्होंने अब्लेटिव भी दिया और उसके बाद पीएसएमए गाइडेड रेडियो सर्जरी भी की। ठीक है, फिर ये 2 और पेपर थे, प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन गाइडेड रेडियो सर्जरी इन प्रोस्टेट कैंसर्स। इस पे 16 स्टडीज हैं। उन्होंने बोला था गुड कॉन्कॉर्डेंस है ऑफ पीएसएमए पॉजिटिव डिटेक्टेड नोड्स विद हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द स्पेसिमेन। ठीक है, और टेक्नीशियम लेबल्ड पीएसएमए लिगेंड फॉर रेडियो गाइडेड सर्जरी उन्होंने ये और की, उसमें सेंसिटिविटी और प्रेडिक्टिव वैल्यू उनको 76 और 94% मिली। ठीक है, फिर आया डोटा थेरानोस्टिक्स। ठीक है, डोटा हम एनईटीज के लिए यूज करते हैं, तो हम इसमें कौन से वाले रिसेप्टर्स यूज करेंगे, सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर्स यूज करेंगे। तो सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर 1, 2, 8, 2B, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि लाइगेंड कहाँ टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो मोस्टली ये सारे जो है ब्रेन में तो एक्सप्रेस होते ही है। ठीक है, तो ये सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर जो है आप एनईटी बेस्ड ऑन कौन सा रिसेप्टर कहाँ मिलता है उस हिसाब से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यही हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे, डोटाटेट डोटानोक क्या है। तो डोटाटेट जो है ये पेप्टाइड बाइंडिंग सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर है। ठीक है, और डोटानोक रेडियो पेप्टाइड है ऑक्टेरोटाइड का। ठीक है, तो डोटाटेट है सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर को बाइंड करने वाला पेप्टाइड और डोटानोक रेडियो पेप्टाइड है। ठीक है, तो उन्होंने सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स को यूज किया क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर ये सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर ये एनईटी है और ये सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर एक्सप्रेस करता है, तो मैं कोई सोमैटोस्टैटिन एनालॉग के साथ गैडोलिनियम या लुटीशियम लगा देता हूँ, उससे क्या होगा, ये ट्यूमर मर जाएगा। ठीक है, ठीक है, यही वाला है कि ये ट्यूमर सेल है, इसके ऊपर ये ग्रीन कलर का सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर है। आपने एक सोमैटोस्टैटिन एनालॉग लगाया, उसके साथ लुटीशियम लगाया, इसने रिसेप्टर क्योंकि इसके साथ ये कंबाइन किया, उसने इंटरनलाइज किया, लुटीशियम ने सेल मार दिया बिकॉज ऑफ इमिटिंग बीटा रेडिएशन। ठीक है, ये फेज 3 ट्रायल आया था न्यूरोएंडोक्राइन का, ये 3 स्टडीज आई थी। आई थिंक लुटीशियम वाला वाज नेटर 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने देखा कि ये करने से प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल और ओवरऑल सर्वाइवल दोनों में फर्क आता है। ठीक है,
तो PFS में 23 महीने, ओवरऑल में 52 मंथ्स का इन्होंने सर्वाइवल देखा। फिर एक्टिनियम प्रोस्टेट में भी अप्रूव था, यहाँ भी अप्रूव है। तो प्रोस्टेट या एनईटी दोनों के दोनों जब लुटेशियम को रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं तो ये लोग एक्टिनियम देते हैं। ठीक है, ये यहाँ भी अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन यूज कहाँ होता है, जहाँ पे लुटेशियम को अप्रूव, जो पेशेंट है वो लुटेशियम को रिस्पॉन्स करना बंद करते हैं। ठीक है, तो ये और कुछ था। एक्टिनियम डोटाटेट थेरेपी उन्होंने यूज करी थी गैस्ट्रिक एनिटी ट्यूमर्स के, जो कि डोटाटेट बीपीआरटी को रिफ्रैक्टरी हो गए हों। ठीक है, तो उन्होंने देखा था सिग्निफिकेंट डिक्रीज हुआ था। ये मॉनिटर कैसे कर रहे थे, उसमें हम PSA लेवल्स यूज कर रहे थे, MR स्कैन्स यूज कर रहे थे और विजुअल एनालॉग स्केल्स यूज कर रहे थे। इसमें वो कैसे कर रहे थे, क्रोमोग्रानिन लेवल्स करते थे एक्टिनियम देने के बाद। ठीक है, तो उन्होंने देखा क्रोमोग्रानिन लेवल्स, जो कि नॉन स्पेसिफिक मार्कर होता है किसी भी एनईटी का, उसमें वो उन्होंने कमी देखी। फिर इन्होंने बोला टेयर में भी यूज करते हैं। कैसे कि हेपेटिक आर्टरी को कैनुलेट कर दो और इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ब्लैंड एम्बुलाइजेशन आप इट्रियम यूज कर लो, जिससे ये ट्यूमर सेल्स मर जाए। तो ये क्या है, ये मिनिमली इन्वेसिव इमेज गाइडेड थेरेपेटिक प्रोसीजर है, जिससे रेडियो न्यूक्लियोटाइड आप एडमिनिस्टर कर सकते हो और इरिडिएट कर सकते हो ट्यूमर्स में। ये किस पे बेस्ड है कि लिवर ट्यूमर्स जो है वो हेपेटिक आर्टरी से सप्लाई होते हैं और बाकी का लिवर पोर्टल वेन से सप्लाई होता है। ठीक है, तो इसके भी फेजेस होते हैं। तो ये जो है बेसिकली कैरी होगा डिस्टल आर्टेरियोल से, और माइक्रोस्फेयर जो है वो क्या करेंगे, हाई एनर्जी रेडिएशन करेंगे। तो इंडिकेशन क्या है, HCC में, कोलोरेक्टल हेपेटिक मेटास्टेसिस में, न्यूरोएंडोक्राइन हेपेटिक मेटास्टेसिस है, सब में काम करेगा। HCC में क्या करेगा, डाउनसाइज करेगा। BCLC B and C में हमने जहां जहां टेस पढ़ा है, तो टेस में आप ब्लैंड एम्बुलाइजेशन भी कर सकते हो, कीमो इल्यूडिंग भी कर सकते हो, टेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो जब सोराफिनेब या फेल्ड कीमो एम्बुलाइजेशन, जो सोराफिनेब थेरेपी थी उसको फेल कर दिया, तब भी आप टेयर ये वाला यूज कर सकते हो, एंड इट इज अ ब्रिज टू ट्रांसप्लांट। इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन अ स्टैंड अलोन थेरेपी हेपेटिक मेटास्टेसिस जिसमें है, जो कि अनरिसेक्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वही है BCLC वाला। इसमें जो ये वाला होता है BC वाला, इसमें और C वाला, तो BC वाले में क्या है, आप इसको एज अ ब्रिज यूज करते हो, और C वाले में आप इसको एज अ जब आप लेट्स से बाइलोबार डिजीज हो या एक्सटेंसिव डिजीज हो, तो आप टेयर यूज कर सकते हो। तो हियर यू वांट इट एज अ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, यू हियर वांट इज एज अ डाउन स्टेजिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर इन्होंने देखा, एक उन्होंने ट्रांस कीमो एम्बुलाइजेशन और रेडियो एम्बुलाइजेशन को जब कंपेयर किया था, तो उन्होंने बोला था कि टेयर जब उन्होंने किया तो उससे टाइम टू प्रोग्रेशन बढ़ गया एज कंपेयर टू यूजिंग सिंपल टेस। ठीक है, तो 4.5 महीने का उन्होंने डिफरेंस देखा था प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो क्या यूज करते हैं, यूजुअली इट्रियम यूज करते थे। स्फीयर्स जो इसके साथ ही कंबाइन करते थे इट्रियम को, उसको कहते थे SIRS स्फीयर्स या थेरास्फीयर्स। तो थेरास्फीयर्स के ऊपर ये बीड्स होती थी जिसको ये इट्रियम के ऊपर कोट कर देते थे, मतलब स्फीयर्स के ऊपर इट्रियम कोट कर देते थे। ठीक है, उसके अलावा इट्रियम के अलावा इन्होंने क्या यूज किया, रीनियम यूज करके देखा है, आयोडीन 131 यूज करके देखा है। ठीक है, तो ये रीनियम और इट्रियम को उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की थी। इसका आई डोंट थिंक कोई रिजल्ट दिया हुआ है उन्होंने। तो ये ना टेयर 2 पार्ट्स में होता है, पहला होता है टेयर 1, दूसरा होता है टेयर 2। तो टेयर 1 में आप क्या करते हो, टेयर 1 में आप सिर्फ एनाटॉमी देखते हो। पहली बात तो कि आपने प्लानिंग की, कैसे कि आपने पहले एंजियोग्राफी करके देखी, एंजियोग्राफी करके देखी कि भैया इसका जो ट्यूमर है वो हेपेटिक आर्टरी से सप्लाई हो भी रहा है कि मैं टेयर दूं और ये कम ना हो और बाकी का लिवर में मार दूं, उसका कोई फायदा नहीं। तो ट्यूमर है क्या, वो हेपेटिक आर्टरी से सप्लाई हो भी रहा है, एंजियोग्राफी करके देखो। ठीक है, तो वैस्कुलर एनाटॉमी आइडेंटिफाई करो, एंजियोग्राफी करो, वेरिएंट ब्लड वेसल ढूंढ लो कि ये ट्यूमर कोई अजीब सी ब्लड वेसल से तो सप्लाई नहीं हो रहा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है लंग शंट फ्रैक्शन देखो, कि आप एक छोटा डोज ऑफ टेक्नीशियम 99 देके देखो। तो टेयर 1 का सिर्फ एक पर्पस होता है, एंजियोग्राफी करना, ताकि पहली बात मैं एनाटॉमी देखूं कि ये ट्यूमर सप्लाई भी हो रहा है, दूसरी चीज लंग शंट फ्रैक्शन देखना कि भैया जितना हम उसको टेक्नीशियम दे रहे हैं
उसका कितना % जो है लंग में जाता है, क्योंकि अगर जितना टेक्नीशियन देने से 20% से ऊपर अगर लंग में जा रहा है तो मैं टेयर नहीं दूंगी, ठीक है। अगर 10% से कम जा रहा है तो मैं फुल अमाउंट ऑफ स्पेयर दूंगी। 10 से 15% जा रहा है तो मैं अमाउंट कम कर दूंगी बाय 20%। 15 से 20% जा रहा है तो मैं अमाउंट कम कर दूंगी बाय 40%। बट अगर 20% से ऊपर जा रहा है तो दिस पेशेंट इज नॉट फिट फॉर टेयर, ठीक है। सो दिस इज लंग शंट फंक्शन देखते हैं ये लोग, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार देख लिया कि शंट वॉल्यूम कितना है, उसके बाद मैं रेडिएशन का डोजीमेट्री करूंगी। ये डोजीमेट्री कैसे कर सकते हैं, उनके कुछ स्टैंडर्ड तरीके होते हैं कि या तो आपने देखा कि भैया नहीं जा रहा लंग में इतना 10% से कम जा रहा है तो फुल बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से दे दो, या फिर इनके कुछ और मेथड्स होते हैं जिसको कहते हैं नॉन कंपार्टमेंट मैक्रोडोजीमेट्री मेथड, कंपार्टमेंट मैक्रोडोजी मेथड, MIRDs मेडिकल इंटरनल रेडिएशन डोजीमेट्री, नॉन कंपार्टमेंटल कंपार्टमेंटल। इसमें ये देखते हैं कि कौन से कंपार्टमेंट में कितना रेडिएशन जा रहा है, ये सब डोजीमेट्री के मेथड्स है। तो सेकंड स्टेज में ये सब, जब फर्स्ट स्टेज में ये सब हो गया, सेकंड स्टेज में ये जो है बेसिकली टेयर करते हैं कि फुल डोज जब देंगे, जितना आपने कैलकुलेट किया उतना डोज जब उन्होंने देखा, फिर उसके बाद हमने एक पढ़ा था कि जब आइडियल थेरेनोस्टिक्स क्या होते हैं कि मैं तुरंत देख पाऊं कि मैंने जो प्री ट्रीटमेंट इतना ट्यूमर था तो पोस्ट ट्रीटमेंट कितना ट्यूमर रह गया, ठीक है। तो इट्रियम देने के बाद मेरा ट्यूमर श्रिंक भी करना चाहिए, तो पोस्ट थेरेपी स्कैन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है, फटीग, नॉजिया, अब्डोमिनल पेन, फीवर, ये सब तो कॉमन टेयर के बाद होता ही है। कुछ सीवियर की भैया पेन अगर बहुत ही ज्यादा सीवियर होने लगे, नॉन टारगेट इरेडिएशन होने लगे कि जहाँ पे आपने सोचा था कि सिर्फ ट्यूमर में जाएगा, उसके अलावा रेडिएशन, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्टरेशन, अल्सरेशन, ब्लीडिंग, पैंक्रेटाइटिस, ये सब होने लगे, तो ये कुछ सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स है। या लिवर डिजीज जो है वो इंड्यूस हो जाए कि आपने सोचा था सिर्फ ट्यूमर को जाएगा बट रेस्ट ऑफ लिवर आल्सो हैज gotten affected, कि हेपेटाइटिस हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, पोर्टल हाइपरटेंशन बन गया। सो दीज आर सम सीवियर इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये मुद्दा यही था कि अगर डायग्नोज करना है तो गामा इमिटिंग और पोजिट्रॉन इमिटिंग करना है, ट्रीट करना है तो अल्फा और बीटा इमिटिंग होना चाहिए। तो थेरेनोस्टिक्स क्या है, डायग्नोस्टिक बायोमार्कर को थेरेपेटिक एजेंट के साथ जोड़ दिया। काम कहाँ कहाँ आता है, पहली बात हमने पढ़ा था बोन में, समीर रेडियम को लूट गया ना, यही ना, ठीक है। फिर प्रोस्टेट में PSMA के साथ जोड़ते थे, उसमें भी लुटीशियम एक्टिनियम यूज करते थे। लुटीशियम को जो नहीं लुटीशियम को रिस्पॉन्ड करता था उसके लिए एक्टिनियम यूज करते थे। डोटा नॉक यूज करते थे फॉर सोमैटोस्टैटिन्स, ठीक है। तो फॉर NETs PSMA में हमने ये भी पढ़ा कि PSMA गाइडेड एक तो हमने बोन मेट्स के लिए यूज किया था और हमने रेडियो सर्जरी के लिए भी यूज किया था। टेयर फॉर इट्रियम, उसके अलावा समारियम भी यूज किया था, और रेडियो गाइडेड रेडियो सर्जरी तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये जो IOERT है ये आयो इलेक्ट्रॉन रेडियोथेरेपी है, ठीक है। तो आयो इलेक्ट्रॉन रेडियोथेरेपी में और नॉर्मल रेडियोथेरेपी में क्या अंतर है। जो IORT है इलेक्ट्रॉन रेडियोथेरेपी, इसकी अपनी एक मशीन आती है, एक सेटिंग है। वो सेटिंग को आप डायरेक्ट OT में ले जा सकते हो और वहाँ से उसको IORT दे सकते हो। जो पुराना IORT था उसमें आपको OT जो थी वो आपको पैरेलल बनानी पड़ती थी लीनैक मशीन के पास, एंड आपको ये मेहनत करनी पड़ती थी कि आप जो अपना सामान लेके जा रहे हैं RT में, जो हम लोग के यहाँ IORT होता है वो ऐसे होता है कि बोन रिसेक्ट किया, उसके बाद हम लोग लीनैक मशीन में लेके जाएंगे और वो लीनैक मशीन एक फ्लोर नीचे है और उसको कैसे आप स्टेराइल करोगे फिर से, और फिर वो उधर से आएगी रेडियोथेरेपी लेके और फिर हम उसको लगाएंगे। तो रास्ते में कितने सारे अनहाइजीनिक हो गए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। OECRT में नहीं ना, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाहर ही तो उसमें भी क्या होता है कि आपको OT से फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे ही आपकी लीनैक मशीन होनी चाहिए। OT आपकी ग्राउंड फ्लोर पे, तो ग्राउंड फ्लोर पे ही लीनैक मशीन होनी चाहिए,
इतना डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम है। अब वो तो पुराना सेटअप बन गया है, अब नया सेटअप इसको बनाने के लिए उनको नया मशीन ओटी के साथ इम्प्लांट करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पुराना जो IORT था वो किलो वोल्ट एक नॉर्मल एक्सरे के फॉर्म में देता था, जो सिर्फ 25 to 50 किलो वोल्ट होता था। तो अभी उसके बाद लीनैक आया, लीनैक जो दे रहा है वो एनर्जी 6 to 15 मेगा वोल्ट के उसमें दे रहा है। तो अभी जो ये हम लोग इंट्रा ऑफ थेरेपी दे रहे हैं, तो 25 to 50 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे पा रहे हैं, उसका डेप्थ सिर्फ 1 सेंटीमीटर है। तो वो उतने थिक 1 सेंटीमीटर को पूरे अच्छे से कवर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कभी कभी ट्यूमर बेड और डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसमें ये नॉर्मल वाला RT काम नहीं कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रा ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडियोथेरेपी आया। तो वो क्या करेगा, आप पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हो, आपका ट्यूमर बेड अपनी आँखों से देखेगा और उस ट्यूमर बेड के हिसाब से उनके पास 100 to 200 टाइप के एप्लीकेटर्स होते हैं, तो वो उस एप्लीकेटर का यूज़ कौन से में क्या करना है वो उसके हिसाब से खुद ही मॉडिफाई कर लेते हैं और उसको लगाते हैं। तो जब से IORT इलेक्ट्रॉन रेडियोथेरेपी आया है, एक तो इसका ये फ़ायदा है कि भैया ये आपकी जो ये आपका प्रॉब्लम था कि वो पुराना वाला सिर्फ 25 to 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 16 to 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे पा रहे थे, उससे ज़्यादा अच्छा दे पाएगा, और वो सिर्फ उसी जगह पे फोकस करेगा जहाँ पे आपका डिफेक्ट है। तो ये एक ये बेनिफिट है। दूसरा, आप OT के अंदर ही इसको रख के यूज़ कर सकते हैं, आपको कहीं स्पेसिमेन ले नहीं जाना, स्टरलिटी का कोई इशू नहीं है, इन्फेक्शन का कोई इशू नहीं है, लॉन्ग टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो उसमें OT टाइम ज़्यादा हो रहा था, रिस्क ऑफ टेम्परिंग स्पेसिमेन, एनेस्थीसिया का टाइम, और OT आपको एडजेसेंट टू लीनैक ये सब रखना था। तो ये सब की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया IORT। ECRT से कंफ्यूज कर रहे हो मैम आप इसको। स्पेसिमेन ले जाना इज लाइक ECRT, बॉडी से अलग करके ले जा रहे हैं ना। इंट्रा ला के दे रहे हैं तो IORT, मशीन सीधा OT में रख के सीधा RT दे रहे हैं। अरे तो मैडम ने पूरा ये एक्सप्लेन किया था कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी। हाँ, बट बोन लेके जाना है ECRT, वो IORT नहीं है। वो ECRT है, ठीक है। तो ये सब ड्रॉबैक्स थे जिसको कवर करने के लिए मेरे ख्याल से फिर वो IORT जो है वो ये इलेक्ट्रॉन वाला ही होगा, क्योंकि वो वाला मशीन तो अंदर आ नहीं सकता है। हाँ है इलेक्ट्रॉनिक, बट वो मशीन जैसे अपन एक्सरे सियाम लाते हैं वैसे लाके सीधा सियाम जैसा है वो मशीन, अभी आएगा मशीन का पिक्चर है, ठीक है। तो अब ये जो नीचे डेटा लिखा है कि ये 90 सेंटर वर्ल्ड वाइड जिन्होंने इलेक्ट्रॉन आयोथेरेपी, तो इसको हम यूज़ प्राइमरी सेटिंग में भी कर सकते हैं, सैल्वेज सेटिंग में भी कर सकते हैं। तो 77% मेटानालिसिस, इटालियन मेटानालिसिस था, उसने ये बोला कि अभी तक जो वर्ल्ड वाइड स्टडीज़ हुई हैं उसके हिसाब से IORT को 77% प्राइमरी कैंसर्स में यूज़ किया है एंड 23% रिकरेंट कैंसर में यूज़ किया है, और इसका 98% इंटेंट क्यूरेटिव रहता है, 2% पैलिएटिव रहता है, एंड मोस्ट कॉमन ये यूज़ हुआ है GI ट्यूमर्स में, वो भी 53% कोलोरेक्टल में, 9% ईसोफेगोगैस्ट्रिक ट्यूमर में, फॉलोड बाय सार्कोमा, पैनक्रियास, पीडियाट्रिक, ब्रेस्ट एंड ओलिगो रिकरेंसेस। तो मोस्ट कॉमन साइट्स जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे दैट इज रेक्टम, सार्कोमा, पैनक्रियास, ब्रेस्ट एंड ओलिगो रिकरेंस, ठीक है। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये डायरेक्ट ट्यूमर को विजुलाइज करता है ट्यूमर बेड पे। तो हमारा जो जोग्राफिकल मिस वाला कॉन्सेप्ट था, अगर हम EBRT या बाहर देते हैं तो हमको सर्जन से पूछना पड़ता था कि भाई तुमने कहाँ क्लिप लगाया है, क्लिप नहीं लगाया तो फिर हमको स्कार मार्क के हिसाब से देना पड़ता था, और हम जब उसको मैनिपुलेट करते हैं तो वो कुछ पोजीशंस उसकी चेंज हो जाती हैं स्कार के कारण और फाइब्रोसिस के कारण। तो ये सब चीज़ें डायरेक्ट विजुअलाइजेशन और ट्यूमर बेड पे वो देखेगा, जहाँ पे वो सर्जन बताएगा भाई हमको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम क्लोज मार्जिन है और यहाँ पे हम और डीप नहीं जा सकते, तो वो एरिया को सर्जन उनको बता देगा एंड वो उसको ज़्यादा ग्रेड दे देंगे रेडिएशन। तो इट इज़ लाइक दोनों का म्यूचुअल बातचीत होके एक अच्छा सा पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलेगा। तो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ ट्यूमर बेड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ जोग्राफिकल मिस,
ऑर्गन एट रिस्क को बचा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है EBRT में जब वो बाहर से देते हैं तो उनको डिफरेंट पूरे ऑर्गन्स के बारे में सोचना पड़ता है। यहाँ पे वो ऑर्गन एट रिस्क, मान लो अगर वो ब्रेस्ट पे दे रहे हैं तो राइट साइड में लंग है, तो उसके हिसाब से वो शील्ड लगा देते हैं और उस जगह पे 15 to 15 जो ग्रे है वो इकट्ठा एक साथ दे देते हैं, तो पीछे वाला जो ऑर्गन है वो रिस्क में नहीं रहता है एंड बाकी ऑर्गन की उनकी चिंता नहीं करनी पड़ती। तो ये बहुत फोकस्ड है। तो बाहर से वो लोग टोटल 45 ग्रे पाते हैं, 2 ग्रे दे पाते हैं, क्योंकि उनको बाकी ऑर्गन के बारे में सोचना पड़ता है। ये और दूसरा बाहर वाले EBRT फोटोन यूज करते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन करता है ना, इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन पावर भी कम है। हाँ, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन आई थिंक यूज करते होंगे। हाँ, रिकंस्ट्रक्टिव ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी अगर हम करते हैं तो मैंने ऑलरेडी बताया कि ट्रांसपोजिशन ऑफ फ्लैप्स के कारण हम लोग IORT नहीं दे पाते हैं, और कुछ ट्यूमर एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है वो RT के को रेसिस्टेंस पैदा करता है, तो वो माइक्रो एनवायरनमेंट तुरंत बना नहीं होता है, ठीक है, तो वो उससे पहले ही हम उसको RT दे देते हैं। तो जब वो माइक्रो एनवायरनमेंट बन जाता है तो उसे सिरोमा हुआ या ऐसे कुछ प्रोलिफरेटिव कैस्केड्स हुए तो उसके कारण RD के लिए रेजिस्टेंस आ जाता है, तो वो उससे भी बच जाता है। और अगर मान लो कोई माइक्रोमेट्स बचे जो हमको आंखों से दिख नहीं रहे हैं, तो उसको RT का देने का टाइम जो होता है वो अपना 4 वीक्स या 6 वीक्स के बाद है। तो वो RT के टाइम तक वो जो स्मॉल सेल होती है वो रीपॉपुलेट हो जाती है, और रीपॉपुलेट होके वो बड़ा मेट्स बन जाएगा तब तक, एंड वो उसमें हमको ज़्यादा रेडिएशन देना पड़ेगा और उतना हम पहुँचा नहीं पाएंगे, तो हम उससे पहले ही उसमें एक्ट कर देंगे। एंड गुड ऑक्सीजनेशन स्टेटस होता है क्योंकि उसी टाइम ऑपरेशन हुआ है, जो हम लोग वेसल सब टाई करते हैं उस लाइगेशंस के कारण वो एरिया हाइपोक्सिक हो जाता है, और हाइपोक्सिक एरिया नॉर्मल RT के लिए रेजिस्टेंट जैसा काम करता है, तो उससे पहले ही हम उसको वो कर देंगे, RT दे देंगे। तो ये इसके 6-7 एडवांटेज है कि हम डायरेक्ट विजुलाइज करके करेंगे तो जोग्राफिकल मिस नहीं होगा, ऑर्गन स्पेयरिंग एट रिस्क बच जाएंगे, रिकंस्ट्रक्टिव ऑन्कोप्लास्टिक के कारण जो पिंस एंड ट्यूमर बेड्स में डिस्क्रिपेंसी होती है वो सब नहीं होगी, ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट अपना एक्शन दिखाने से पहले ही हम उसको एक्ट कर देंगे, उसके बाद जो माइक्रोमेट्स बचे हैं उनको रीपॉपुलेट होने से पहले ही हम एक्ट कर देंगे, एंड गुड ऑक्सीजनेशन स्टेटस रहेगा तो हमारी RT अच्छे से काम करेगी। ये IORT के एडवांटेजेस हैं, ठीक है। साइट्स मैंने बताया, रेक्टम, सैक्रम, सार्कोमा, पैनक्रियास, ब्रेस्ट एंड ऑलिगो रिकरेंस, ठीक है। तो रेक्टल कैंसर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली IORT के लिए रहते हैं, प्राइमरी लोकली एडवांस रेक्टल कैंसर जिसमें पोटेंशियल है लोकल रीजनल एंड प्री सैक्रल स्पेस या लेटरल पेल्विक। हमारे यहाँ जितने भी लोकल रिकरेंस होते हैं मोस्टली प्री सैक्रल स्पेस वाले ही होते हैं, और लेटरल पेल्विक वॉल वाले उतने नहीं होते, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव कीमो RT, इसका सीक्वेंस वही है जो आपने पूरा दिया वो आप दोगे, प्री ऑप कीमो RT जो आप दे रहे थे वो दोगे, उसके बाद जब रिसेक्शन पे आओगे फिर IOE-RT का बूस्ट दोगे, ठीक है। तो अब इसमें रेडियोथेरेपी का कितना डोज देते हैं तो वो सर्जन हमको, ये उनको कैसे पता चलेगा कि माइक्रोस्कोपिक है मैक्रोस्कोपिक है, तो सर्जन उनको डिक्टेट करेगा, भैया हमने ऑपरेशन कर दिया है, वी आर थिंकिंग कि R0 रिसेक्शन है, नेगेटिव मार्जिन है, कोई टेंशन नहीं है, देन दे विल ओनली गिव 10 to 12.5 ग्रे। व्हेन सर्जन विल स्पीक, मैडम पूरा रिसेक्ट कर लिया पर यहाँ पे हमें नर्व शीथ से लेना पड़ा है नर्व को बचाने के लिए, या फिर रेक्टम में हमने प्री सैक्रल प्लेक्सस और प्रोस्टेट के पास हमको लग रहा है कि थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक पॉजिटिव मार्जिन हो सकता है, देन वहाँ पे वो लोग 12.5 to 15 ग्रे देंगे। और R2 तो वैसे हम लोग करते ही नहीं है, इन केस कभी R2 हुआ तो 15 to 20 ग्रे फॉर मैक्रोस्कोपिक ग्रॉस रेसिडुअल ट्यूमर, एंड EBRT का तो 45 to 50 ग्रे है ही। तो ये एक्स्ट्रा जो हम लोग 50 ग्रे तक तो वैसे ही दे रहे थे, तो एक्स्ट्रा उन्होंने 10 ग्रे बूस्ट में दे दिया, उससे एडेड एडवांटेजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये CA रेक्टम, प्राइमरी CA रेक्टम के ट्रायल्स हैं, राटो एटॉल, साधीरो एटॉल, कुस्तर्स एटॉल, सोल, तो मैंने कहा सोल और हॉलमैन, सोल हॉलमैन और रट्टा करके सोल हॉलमैन, ये 2-3 साइंटिस्ट के नाम याद कर लो,
तो इनके क्या लिखना है कि 5 ईयर लोकल कंट्रोल रेट R0 रिसेक्शन में 98% का है, ठीक है। एंड अगर R1 रिसेक्शन है तो उसका R1 50 to 60% का है लोकल कंट्रोल। तो इससे लोकल कंट्रोल बेनिफिट हुआ एंड OS बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो ये इस चार्ट का कंक्लूजन है कि अगर हमने IORT यूज़ किया है तो 5 ईयर लोकल कंट्रोल R0 रिसेक्शन का 98% इम्प्रूव होगा, R1 में 50 to 60% इम्प्रूव होगा और OS बेनिफिट भी मिला है एक आध ट्रायल में, ठीक है। इसके बाद रिकरेंट रेक्टम्स ऑलरेडी एक चैलेंज है, क्योंकि री रेडिएशन पेल्विस में वैसे ही चैलेंजिंग बात है। तो EBRT का हम ऑलरेडी डोज दे ही चुके हैं, तो री रेडिएशन हम कितना दे पाएंगे, उसमें मुश्किल से 25 to 35 ग्रे दे पाएंगे अगर हमने पहले 50.4 ग्रे पूरा दिया है तो अब अगर रिकरेंट रेक्टम कैंसर है तो आपको प्री ऑपरेटिव कीमो RT 25 to 35 ग्रे दोगे, उसके बाद रिसेक्शन करोगे, फिर IORT बूस्ट दोगे, ठीक है। बूस्ट का वही डोज है जो हमने पहले बताया। तो एस्केलेटिंग डोज करने से बेटर लोकल कंट्रोल आएगा। ये प्रूव हुआ दूसरे ट्रायल में। हैडॉक ट्रायल, हॉलमैन फिर से आ गया। हॉलमैन को रेक्टम से बहुत प्यार है और हद हो गई, रेक्टम को हम इतना ट्रीट कर रहे हैं वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो रिकरेंट हैडॉक ट्रायल है। तो इसमें भी 5 ईयर लोकल रिकरेंस जो है R0 का 80% है और R1 का 50 to 60% है, और इसमें भी रेडोर एटॉल और ये कैल्वो एटॉल में OS बेनिफिट भी मिला है, ठीक है। तो दोनों से फ़ायदा हो रहा है। सार्कोमा में हमको कब IORT देना है? सबको दे दे क्या? सबको नहीं देंगे भाई। सार्कोमा में तो RT सबको नहीं देते हैं, तो फिर IORT क्यों सबको देंगे? हाई ग्रेड ट्यूमर, ठीक है, ग्रेड 3, क्लोज पॉजिटिव मार्जिन, ट्यूमर साइज मोर देन 5 सेंटीमीटर, डीप ट्यूमर लोकेशन और लोकली रिकरेंट ट्यूमर, ठीक है। ये सब इंडिकेशंस है IO इलेक्ट्रॉन थेरेपी के, ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रीटमेंट्स ऑफ रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस में सबसे ज़्यादा मैडम बता रही थी कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें हुआ है। इसमें OS बेनिफिट भी बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसके लार्ज एरिया फील्ड रहता है और ये बहुत डीप सीटेड रहता है, तो वहाँ से हमको EBRT में पहुँचना तो नामुमकिन का बात है। तो अगर हम इंट्रा इलेक्ट्रॉन थेरेपी करते हैं, ऐसे कि अब किसी भी ऑर्गन से अराइज हो रहा है और वहाँ पे वो एक वाइटल ऑर्गन है जिसको हम निकाल नहीं सकते, मोस्टली इतने बड़े होते हैं, पैराओटिक और IVC और इन सब में क्रूशियल ऑर्गन से काफ़ी चिपके हुए रहते हैं। तो वहाँ पे कभी कभी होता है कि टिश्यू कुछ मिस हुआ या वेसल की डिकन्स्ट्रक्शन में हर लोग उतने सक्षम नहीं होते, तो उन्होंने एडवेंटिशिया वगैरह उस जगह का निकाला, या वहाँ पे कुछ माइक्रो मेटास्टेसिस का चांसेस है, तो वहाँ पे वो लोग ज़्यादा दे देंगे, बाकी जगह पे कम दे देंगे। तो जहाँ सस्पेक्टेड क्लोज मार्जिन है वहाँ पे 10.12.5 है, जहाँ पे लग ही रहा है कि इन्वॉल्व मार्जिन है, जो फ्रोजन में अगर प्रूव हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फ्रोजन में नहीं प्रूव हुआ तो सर्जन्स के डिसीजन पे वो लोग जाएंगे, 12 to 15 ग्रे देंगे, और ग्रॉस रेसिडुअल डिसीज दिख रही है तो वहाँ पे 15 to 20 ग्रे देंगे। तो ये 15 to 20 ग्रे डायरेक्ट उस एरिया में जाएगा जहाँ उसको जाना चाहिए, पर EBRT में वो बाहर से देंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। तो इतना ज़्यादा एक ही बार में ट्रीटमेंट दे पाना उनके लिए बाहर से नामुमकिन होता है, तो ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। तो सार्कोमा IORT बेनिफिट ओवर EBRT, तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि IORT के क्या से रेडिएशन को आएगा, हमको नहीं आएगा। स्मॉलर रेडिएटिंग वॉल्यूम, नो मार्जिन्स, नो नर्व स्किन इन्फिल्ट्रेशन इन द फील्ड, रिड्यूस लेट टॉक्सिसिटीज, गुड फंक्शनल आउटकम, लिम्ब प्रिजर्वेशन एंड 5 ईयर लोकल कंट्रोल रेट सब इम्प्रूव हो रहा है। तो ये सार्कोमा में बेटर है EBRT से, ठीक है। तो सार्कोमा S है तो उसके मैंने स्टकी सार्कोमा, और अगर याद है तो S से एक सिंडेला,
ऐसा कुछ करके, मेरे को नहीं लगा 4-4 5-5 ट्रायल याद करने की ज़रूरत है, नहीं भी याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, पर सब में 5 ईयर लोकल कंट्रोल इम्प्रूव हो रहा है और रिट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा स्पेशली में ओवरऑल सर्वाइवल भी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। दैट इज 75% 5 ईयर ओवर सर्वाइवल बेनिफिट एंड 5 ईयर लोको रिकरेंस बेनिफिट है 60%। ठीक है, अब आ जाओ ब्रेस्ट में। ब्रेस्ट के ABPI हमको पता है कि हमको पार्शियल ब्रेस्ट इरेडिएशन का कॉन्सेप्ट ब्रेस्ट में आया है। उसके जो एस्ट्रो गाइडलाइंस के क्राइटेरियाज हैं, दैट इज़ लेस देन 2 सेंटीमीटर, ट्रिपल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ER-PR पॉजिटिव होना चाहिए, मार्जिन मोर देन 3 mm होना चाहिए, एज मोर देन 60 ईयर्स होना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तभी हम देंगे, ऐसा नहीं किसी को भी दे देंगे। तो उसका वही है, जोग्राफिकल मिस नहीं होगा, टेम्पोरल डिले ऑफ एक्सटर्नल आर्टरी नहीं होगा, हाई रिलेटिव बायोलॉजिकल एफिकेसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एंड हाई डोज डिलीवर्ड इन अ सिंगल फ्रैक्शन। तो इसमें ये एक साथ ना 21 ग्रे का फ्रैक्शन दे देते हैं, मैं आगे बताऊंगी। उससे रिप टूटने का प्रॉब्लम रहता है, तो ये उसको बहुत सावधानी से देते हैं, क्योंकि रिब एक फ्लैट बोन है। वैसे तो ये नॉर्मली दे रहे हैं 12 to 15 ग्रे दे रहे हैं, उससे तो वो स्ट्रॉन्ग बोन्स के आसपास दे रहे हैं। तो रिब एक बहुत वो है, तो उसमें आपको एक रेडियो प्रोटेक्शन डिस्क यूज़ करनी पड़ती है ताकि आपको रिब तक ना पहुँचे। ठीक है, एंड जितना एरिया है, मान लो आपका 5 सेंटीमीटर का कैविटी है, तो आपका जो रेडिएशन वाला जो रहेगा वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर का रहेगा। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर वाले के ऊपर नीचे एक रेडियो प्रोटेक्टिव डिस्क भी लगाएंगे वो। तो उससे क्या होगा कि आपका रिप में नहीं जाएगा एंड रिप फ्रैक्चर से बच जाएगा। तो इसमें ये लोग 21 ग्रे देते हैं सिंगल फ्रैक्शन में, इतनी स्ट्रॉन्ग सिर्फ ब्रेस्ट में ही देते हैं, और इसका रोल सिर्फ ABPI में ही है, बाकी में नहीं है। तो इसको एडजुवेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मेन मुद्दा यही है ना, इसको एडजुवेंट नहीं देना है, इसको एक ही डोज में ख़त्म करना है। तो IORT दे दिया, उसके बाद एडजुवेंट RT देने की ज़रूरत नहीं है। ये उन्हीं लोगों में देना है जिनका एस्ट्रो क्राइटेरिया और ABPI का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, और बाकी लोगों को इंट्रा और बूस्ट देना है 9 to 12 ग्रे, जिनको एडजुवेंट RT का इंडिकेशन है। तो उन लोगों को 9 to 12 ग्रे देना है, बाकी बाद में EBRT देगा। तो उसका जो बूस्ट का था वो बूस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब ये जो उसके लिए बात की थी, किसके लिए, रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा। तो ये पैनक्रियाज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, तो इसका भी सेम प्रॉब्लम है, आजू बाजू बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स रहते हैं, तो वहाँ पे ये लोग ऑर्गन एट रिस्क के कारण 50.4 ग्रे से ज़्यादा EBRT नहीं दे पाते। तो अगर आप IORT देंगे तो इसमें भी जो बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल और अनरिसेक्टेबल CA पैनक्रियाज है, इसमें इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जहाँ पे SMA मार्जिन और वहाँ पे आपको डाउट लग रहा है, माइक्रोस्कोपिक मार्जिन पॉजिटिव हो सकती है, तो वहाँ पे आप IORT दे दो। ठीक है, और इसमें भी पैनक्रियाज में भी वैलेंटिनी एटॉल, ओगावा एटॉल एंड कैल्वो एटॉल, डोज R0 R1 का सेम है, दैट इज 10 to 12.5 एंड 12.5 to 15, पर लोकल रिकरेंस रेट जो है वो इन सब में बेनिफिट मिला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंडिकेशन है साल्वेज IORT। तो साल्वेज IORT किस में करना है, रिकरेंट रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमा से RCC, रिकरेंट गायनेकोलॉजिकल कैंसर फॉर नोडल से पैराओटिक नोड वापस आ गया, आपने पूरा सर्जरी किया था, पैराओटिक रिकरेंसेज ऑफ GI एंड गायनेक कैंसर, रिकरेंट हेड एंड नेक कैंसर एंड ग्लायोब्लास्टोमा। These are the indications of palliative indications of IORT। ठीक है, तो अब लास्ट में इतना इलेक्ट्रॉन थेरेपी के फ़ायदे सुन लिए, अब भैया नुकसान। आप इसको देने के लिए नर्व्स को रिट्रैक्ट करते हो ताकि नर्व्स को ना देना पड़े, तो न्यूरोपैथी हो जाती है। तो 12 ग्रे में 3% होती है, और जो हम नॉर्मल देते हैं उसमें 3% होती है, पर 15 ग्रे तक बूस्ट किया तो 23% हो जाती है। बोन नेक्रोसिस, फ्रैक्चर, मसल फाइब्रोसिस, वेसाइकोवैजाइनल फिस्चुला, एंट्रिक फिस्चुला, परफोरेशन,
लिम्फेडीमा, डिलेड वुंड हीलिंग, डेहिसेंस एब्सिस। तो जहाँ भी आरटी होगी वहाँ हमारा वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम होगी, ये यूनिवर्सल है, इसमें कोई हमको पहले से ही पता है। और आरटी अगर जहाँ पे देनी है उसके अलावा अगर बॉवल पे पहुँच गई या फिर कुछ जहाँ पे हम नहीं पहुँचनी चाहिए तो वहाँ पहुँच गई तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये हुआ। अब IORT, ये मशीन है बगल में, लिनैक जैसी लिनैक, वो अपनी सियाम जैसी मशीन है, पर इसमें बहुत महंगी मशीन है भाई, करोड़ों की है। इसमें रोबोटिक आर्म से इसको ऐड करते हैं और बॉडी में डालते हैं। तो इसमें एक लीनियर एक्सीलेटर होता है, एक एप्लीकेटर्स होता है, ये जो प्रोंग है दैट इज़ एप्लीकेटर। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम एंड बीम स्टॉपर ये है जो लेड का ये इतना बड़ा रखा हुआ है, ये 200-300 किलो का लेड है जिसको हमेशा ओटी टेबल के नीचे या रखते हैं ताकि ये जो नीचे की जो बिल्डिंग है वहाँ तक हमारी इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस का इफ़ेक्ट ना जा पाए। तो ये 200-300 किलो का लेड का ये है। ठीक है, फिर बीम स्टॉपर है, ये एप्लीकेटर है, ये मशीन है, ये। और जो TPS प्लानिंग, तो कोई भी अगर RD का क्वेश्चन आए ना, तो अगर हमको उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो यही सब लिख देना है। एक एक्सेलरेटर होता है, एक TPS प्लानिंग सिस्टम होता है, एक बीम स्टॉपर होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट कंसोल अलग होता है, एक OR तो चलो इसमें बनाना पड़ेगा, पर ये सिस्टम तो कॉमन है ना, हमारे यहाँ भी लीनैक मशीन लगी है, उसमें TPS प्लानिंग होती है, ये सब चीज़ें तो कॉमन है। उसका भी जो अलग से एक लीड शेल्ट वाला कमरा होता है जिसमें जहाँ पे वो RT देते हैं, तो दिस इज़ कॉमन। तो लीनियक एक्सेलरेटर और कंसोल जो रहते हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं, पर TPS सिस्टम अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है जहाँ पे ये RT देने की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब इसमें TPS में एक टेबल होता है, एक पेन होता है, मतलब US प्रोब एप्लीकेटर्स, कंप्यूटर जैसा रहता है, इंफ्रारेड कैमरा रहता है, सॉफ्टवेयर, फुट स्विचेस सब रहते हैं जिससे वो लोग प्लान करते हैं। ये जो आर्म बना है दैट इज़ अ रोबोटिक आर्म, इस रोबोटिक आर्म से ये लोग कनेक्ट करके एप्लीकेटर को देते हैं और एप्लीकेटर को फिक्स करके बाहर जाना पड़ता है। तो उस पर्टिकुलर OT में क्या होना चाहिए, एक ग्लास का विंडो होना चाहिए जिससे वो पेशेंट को इंट्रा-ऑप मॉनिटर कर पाए, क्योंकि पूरे लोग बाहर रहेंगे, जैसे पाइप पैक में पूरे लोग बाहर ऐसे ही पूरे लोग बाहर रहेंगे, बाहर से मॉनिटर करेंगे जब रेडिएशन दिया जाएगा। ठीक है, तो पोजीशनिंग ऑफ द एप्लीकेटर उससे जो रोबोटिक आर्म से जो पोजीशनिंग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। पहले वो नहीं थी तो लोग मैनुअल करते थे, तो वो उससे बहुत हार्मफुल इफेक्ट है, तो उससे वो हुआ। TPS से आपको ट्यूमर बेड को लोकलाइजेशन कितनी रेडिएशन देनी है, 3D प्लानिंग कितनी करनी है, ठीक है, डोज कलर वॉश एंड ये MU कैलकुलेशन, ये MU इनका ही कोई कैलकुलेशन का वैल्यू है, वो सब करते हैं, तो वो TPS का काम है। थैंक यू।